नेतन्याहू का कहना है कि खमेनेई को हटाना इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो फ्यूचर में उन्हें मारने से इनकार भी नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने रिसेंटली एक इजरायली प्लान को वीटो भी कर दिया था जिसमें अयतुल्ला अली खमीनी की असैसिनेशन का आइडिया भी शामिल था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों सोचिए जरा, एक सोवरेन नेशन जिसका खुद का अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम है, जिनके लोगों की अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी है, उसी सोवरेन नेशन के टॉप लीडर्स को हटाने की बात अब खुले आम हो रही है। हाँ, मैं ईरान की बात कर रहा हूं। आपने सुना ही होगा कि इजराइल और अमेरिका मिलकर अब ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने की बात जो है वो खुले आम कर रहे हैं। जो बात जो थी वो सिर्फ विस्पर्स के अंदर चला करती थी, वो अब इजराइल और अमेरिका के पावर सर्कल्स में एक लाउड डिमांड बन चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमीनी को हटाने की इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने यह ओपनली कहा है कि रिजीम चेंज की बात जो है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस अब हो चुकी है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने रिसेंटली एक इजरायली प्लान को वीटो भी कर दिया था जिसमें अयतुल्ला अली खमीनी की असैसिनेशन का आइडिया भी शामिल था। और अब नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो फ्यूचर में उन्हें मारने से इनकार भी नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू का कहना है कि खमेनेई को हटाना इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या किसी देश के सुप्रीम लीडर को मारकर पीस लाई जा सकती है, पीस को एस्टेब्लिश किया जा सकता है, या फिर दोस्तों ये एक चाल है वेस्ट एशिया को हमेशा के लिए अशांत करने के लिए? तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे क्या ईरान में रिजीम चेंज सच में एक लॉजिकल और पीसफुल सॉल्यूशन है, या फिर एक और इराक, एक और सीरिया बनाने की जो है वो शुरुआत की जा रही है इस पूरे के पूरे इलाके के अंदर। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सारे इशू के बारे में। थोड़ा सा बैकग्राउंड हमको समझना पड़ेगा। अयतुल्ला पावर में 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद आए थे। लोग उनसे शायद पर्सनल इतना ज्यादा प्यार उस समय नहीं करते थे, लेकिन अयतुल्ला रुहुल्लाह खमीनी जो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे, इस रेवोल्यूशन का सिंबल बन गए थे। और उनके बाद करंट सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमीनी ने लीडरशिप जो थी वो कुछ समय पहले ही संभाली थी, जब पहले वाले अयतुल्ला की डेथ हो गई थी। ये पूरा रेवोल्यूशन ईरान के मोनार्क मोहम्मद रजा शाह पहलवी के खिलाफ था। मोहम्मद रजा शाह, जिसे दुनिया शाह ऑफ ईरान के नाम से जानती थी, 1953 के बाद ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम पर वो पूरा कंट्रोल जो था वो जमा चुके थे। ये आपको पीछे जो फोटो दिख रही होगी, ये जो पहले अयतुल्ला थे उनकी फोटो है, और ये रेवोल्यूशन के दौरान ली गई फोटो है। बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक ये फोटो थी। और उसके बाद ये जो है ये है मोहम्मद रजा शाह पहलवी, जो 1953 के बाद पावर के अंदर आए थे। ये क्या हुआ, तब क्या हुआ था, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मिनिस्टर जो थे, प्राइम मिनिस्टर थे ईरान के, मोहम्मद मुस्देक शाह, उनको हटा दिया गया था। CIA और ब्रिटिश MI6 के सपोर्ट से एक मिलिट्री कूप के जरिए उनको हटा दिया गया था। उनकी भी मैं फोटो आपको दिखाता हूं। ये जो थे ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे ईरान के, जो कि ईरान के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस लेकर आ रहे थे, पर वो चेंजेस जो थे वो वेस्ट को मंजूर नहीं थे, अमेरिका को और ब्रिटेन को वो मंजूर नहीं थे। तो इनको पावर से हटा दिया गया था और उसके बाद मोहम्मद रजा शाह पहलवी को पावर के अंदर लेकर आया गया था। मोहम्मद मुस्देक ने ट्राई किया था कि ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया जाए, क्योंकि उस वक्त ये इंडस्ट्री जो थी वो एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी के कंट्रोल में थी, जिसका मेजोरिटी स्टेक जो था वो ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में था। लेकिन यूके और यूएस दोनों ये स्टेप बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर रहे थे कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट की गई है ईरान के अंदर वो उनसे छीन ली जाए, जबकि ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो थे, ये सारा का सारा ऑयल जो ईरान के अंदर मिलता है वो तो ईरान का ही है। ब्रिटेन का और अमेरिका का इसके ऊपर कब से और कैसे अधिकार हो गया? इसीलिए अमेरिका ने इन सब के खिलाफ मोहम्मद रजा शाह पहलवी को खड़ा किया और जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड थे उनको पावर से हटा दिया करा। उन्होंने मिलकर 1953 के अंदर एक कूप किया जिसे CIA और MI6 ने एग्जीक्यूट किया था और मुस्देक को पावर से हटा दिया गया था। साथ में दोस्तों इसके बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने ईरान पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया। शुरुआत में शाह जो थे वो ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, काफी लोग उन्हें वेस्ट की कठपुतली समझा करते थे, लेकिन अमेरिका के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ उन्होंने अपनी पावर जो थी वो इस इलाके के अंदर, ईरान के अंदर कंसोलिडेट करनी शुरू कर दी थी। इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया गया था, ओपोजिशन को सप्रेस किया गया था, और शाह ने एक हाईली रिप्रेसिव सिक्योरिटी सिस्टम खड़ा किया जिससे उनकी सीक्रेट पुलिस जो थी वो उसको कंट्रोल करती थी, और उसका नाम था सावक, जो कि काफी ज्यादा आप कह सकते हो इनफेमस थी। और इस सावक ने
बहुत सारे लोगों का असैसिनेशन किया। वो सब लोग जो अमेरिका के अगेंस्ट काम करने की कोशिश कर रहे थे या ब्रिटेन के अगेंस्ट काम करने की कोशिश कर रहे थे, उन सब का असैसिनेशन करने का काम जो था ये सावक जो उनकी पुलिस थी वो किया करती थी। सावक की इमेज एक रूथलेस एजेंसी की थी, डिसेंट को ब्रूटली क्रश करने के लिए उसे जाना जाता था। 1960 में शाह ने कुछ मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स भी किए थे, जैसे लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन किया था, विमेंस राइट, एजुकेशन रिफॉर्म्स, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया था। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद धीरे 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 इन रिफॉर्म से उनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो ईरान के अंदर बढ़ती गई। फिर आया 1970 का दशक। 1970 की शुरुआत में जब ऑयल के दाम ग्लोबली बढ़ने लगे, तब ईरान में भी इकोनॉमिक बूम जो था वो आने लगा और उसके चलते शाह को टेम्परेरी सपोर्ट जो था वो ईरान के अंदर मिलना शुरू हो गया। लेकिन 1970 का एंड जो था वो सब कुछ बदल देता है ईरान के लिए। लिबरल और इंटेलेक्चुअल ईरानियंस पॉलिटिकल रिप्रेशन से तंग आने लगे थे, जबकि लोअर और मिडिल क्लास लोग शाह की वेस्टर्नाइजेशन और सेकुलराइजेशन पॉलिसी से बहुत ज्यादा खफा हो चुके थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ऑयल बूम का पैसा सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा था ईरान के अंदर, और करप्शन जो थी वो रजा शाह पहलवी के दौरान काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। 1960 के एंड तक ईरान के अंदर जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई जो थी वो जीरो पर थी। 1977 तक आते आते ईरान के अंदर महंगाई जो थी दोस्तों वो 27% तक बढ़ चुकी थी। इसका खामियाजा मोहम्मद रजा शाह पहलवी की सरकार को, जो अमेरिका और ब्रिटेन की सपोर्टेड थी, उसको भुगतना पड़ा। इस इकोनॉमिक क्राइसिस ने सभी आइडियोलॉजी के लोगों को शाह के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया। चाहे वो इस्लामिस्ट थे, चाहे वो कम्युनिस्ट थे या फिर वो लिबरल थे, सभी के सभी लोग एंटी शाह मूवमेंट का पार्ट बन जाते हैं, जो 1979 में फुल स्केल इस्लामिक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो चुकी थी। लेकिन एक बड़ा रीजन ये भी था, जब अयतुल्लाह रुहुल्लाह खमेनी एग्जाइल में फ्रांस में थे, तब उनको इंटरनेशनल मीडिया ने काफी ज्यादा अटेंशन देना शुरू किया था। वेस्टर्न मीडिया ने उनकी स्पीचेस हो गए, उनके इंटरव्यूज हो गए, उनको बार बार अपने टीवीज के ऊपर, अपनी मीडिया के अंदर दिखाना शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे खोमेनी को इस रेवोल्यूशन का फेस बना दिया गया था। यह भी वेस्ट के द्वारा ही किया गया था, यूरोप के द्वारा ही किया गया था। रेवोल्यूशन को के कुछ महीने पहले तक खोमेनी ने अपने आप को एक यूनिफाइंग लीडर के रूप में प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, जो सेकुलर, लेफ्टिस्ट, नेशनलिस्ट और इस्लामिस्ट सभी ग्रुप को एक साथ लेकर चलने के लिए तैयार जो थे वो अपने आप को दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही 1979 में वो पावर में आए, उन्होंने जल्द ही उन सभी ग्रुप्स को सप्रेस कर दिया जो उनकी हार्ड लाइन इस्लामिस्ट थियोक्रेसी से एग्री नहीं करते थे। साथ में दोस्तों फिर क्या हुआ, किसी सेकुलर और लेफ्ट विंग पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को या तो एग्जाइल में डाल दिया गया, किसी को जेल में डाल दिया गया, मास एग्जीक्यूशन के जरिए खत्म कर दिया गया। तब से लेकर आज तक ज्यादातर ईरानियंस अयतुल्लाह को जेन्युइनली पसंद नहीं करते हैं, और ये डिससेटिस्फेक्शन रिसेंट ईयर्स में और भी ज्यादा क्लियरली सामने आ रही है। स्पेशली आपने सुना होगा, साल 2010 के बाद से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट जो है वो इस इस्लामिस्ट थियोक्रेसी के अगेंस्ट काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। 2010 के बाद से ईरान में बार बार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सिर्फ उनकी अल्ट्रा कंजर्वेटिव रिलीजियस पॉलिसीज ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उनकी इकोनॉमिक गवर्नेंस भी काफी ज्यादा वीक रही है, काफी ज्यादा वीक साबित हुई है। हाँ, ये सच है कि वेस्टर्न सैंक्शन हो गए, स्पेशली 1990 के बाद या 2010 के बाद वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते ईरान की इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अपने रीजनल पीयर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रही है। अगर मैं वर्ल्ड बैंक के कुछ डाटा की बात करूं, वर्ल्ड बैंक के डाटा के मुताबिक ईरान का जीडीपी पर कैपिटा आज भी 1986 के लेवल से ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया है। और जब लोग इकोनॉमिक हार्डशिप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, तो रिजीम अक्सर ये जस्टिफिकेशन देती है कि पॉलिटिकल रिप्रेशन हो गया, इकोनॉमिक कंट्रोल हो गया। ये सब जरूरी है क्योंकि हम एक बड़ी एंटी इजराइल और एंटी अमेरिका जंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईरान उस प्रिपरेशन में भी फेल होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। ईरान के जो प्रॉक्सी नेटवर्क्स थे, ईरान के जितने भी प्रॉक्सी नेटवर्क्स हम जानते हैं, जैसे कि सीरिया के अंदर, सीरिया जो उनका सबसे बड़ा सपोर्टर था बशर अल असद की सरकार, वो भी हट चुकी है। हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर बहुत कमजोर हो चुका है। हमास को इजराइल ने लगभग एलिमिनेट कर दिया है, और इन तीनों की जो लीडरशिप है वो एक तरीके से, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इजरायली डेमोक्रेटिक या इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कई सारी सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो आसपास के देशों में ईरान के इन सभी प्रोक्सी ग्रुप के ऊपर किए हैं, और वो कामयाब भी हुए हैं। ईरान का सबसे बड़ा रीजनल अलाई सीरिया के फॉर्मर डिक्टेटर बशर अल असद को दिसंबर 2024 में पावर से हटा भी दिया गया था, और अब वो रशिया के अंदर एग्जाइल के अंदर बैठे हुए हैं। ओपोजिशन फोर्सेस ने डेमेस्कस भी कैप्चर कर लिया है। असद ने रिजाइन कर दिया है और रशिया में असाइलम ले रखा है। 24 साल का रूल
का खत्म हो चुका है, जिसको ईरान काफी ज्यादा सपोर्ट करता था। यानी कि जितने भी एलाइज ईरान ने क्रिएट किए, अपने लोगों को इकोनॉमिकली सप्रेस करके, अपने लोगों को पॉलिटिकली सप्रेस करके, उनमें तो वो कामयाबी नहीं हो पाया है। इजराइल, अमेरिका और बाकी फोर्सेस ने मिलकर उन सभी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के ग्रुप्स को लगभग लगभग एलिमिनेट कर दिया है। ईरान का सबसे बड़ा रीजनल अलाई भी एलिमिनेट हो चुका है। साथ ही अब यह क्लियर हो गया है कि इजरायली इंटेलिजेंस ने ईरान के सिक्योरिटी सिस्टम में भी अपनी घुसपैठ जो है वो कर ली है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि जो रीसेंट इजरायली एयर स्ट्राइक ईरान के अंदर हुई है, जिसमें ईरान के सीनियर आईआरजीसी के लीडर्स को ही एलिमिनेट कर दिया गया। इजराइल तो यह तक क्लेम कर रहा है कि उन्होंने तेहरान की एयर स्पेस पर टेम्परेरीली कंट्रोल भी एस्टेब्लिश कर लिया है और ईरान के मेजर एयर डिफेंसिव सिस्टम को न्यूट्रलाइज भी कर दिया है। तो अब सिचुएशन ये है, अयतुल्ला जो पहले से ही इन लोगों में ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, उनका एक काम जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो ईरान को इजराइल और अमेरिका के थ्रेट से प्रोटेक्ट करेंगे, वो भी उसके अंदर क्लियरली फेल होते हुए अभी तक तो दिखाई दे रहे हैं। कल क्या हो जाए, कौन सा अटैक ईरान कर दे इजराइल के ऊपर, कौन सी मिसाइल दाग दे, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, बट अभी तक तो वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और वॉशिंगटन के हॉकिश पॉलिसी मेकर्स ओपनली रिजीम चेंज की बात जो है वो ईरान के अंदर कर रहे हैं। उनका नैरेटिव भी यही है कि ईरान में एक अनपॉपुलर रिलीजियस लीडरशिप रूल कर रही है, जहां एजुकेटेड और रिलेटिवली लिबरल अपर मिडिल क्लास एक ज्यादा ओपन माइंडेड और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बनाना चाहती है। कुछ रिजीम चेंज सपोर्टर्स तो ये तक सजेस्ट कर रहे हैं कि रजा पहलवी, जो शाह रजा पहलवी जो थे, उनके जो बेटे, जो ईरान के फॉर्मर शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं, उनको पावर के अंदर वापस लेकर आया जाए। वैसे तो रजा पहलवी आजकल डायस्पोरा मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और उनका कहना है कि वो ईरान को एक पीसफुल डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन करवा सकते हैं, लेकिन ये आइडिया उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिखाई देता। पहला रीजन, वेस्ट ने पहले भी शाह को ईरान पर थोपने का काम किया था और उसका रिजल्ट क्या था, 1979 की रेवोल्यूशन हो गई थी जब पिछली बार शाह को थोपा गया था। दूसरा, रजा पहलवी चाहते हैं कि ईरानियन डायस्पोरा के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो, लेकिन ईरान के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो लिमिटेड ही है। चाहे तो वैसे तो कोई ज्यादा हमारे पास पोल्स, इसके रिलायबल पोल्स हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ सर्वेस के मुताबिक करीब 1/3 ईरानियन उन्हें पसंद करते भी हैं। मतलब ओपोजिशन लीडर्स के मुकाबले तो रजा को अभी भी ज्यादा ईरान के अंदर पसंद किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर 1/3 पसंद करते हैं तो 2/3 पसंद नहीं करते हैं, यानी कि मेजोरिटी का सपोर्ट तो उनके पास भी नहीं है। और जब भी किसी देश पर बाहर से थ्रेट होता है ईरान पर, जैसे कि बाहर से इजराइल और अमेरिका पर थ्रेट है, तो आमतौर पर लोग जो हैं वो अपने एग्जिस्टिंग नेशनल लीडर्स को ही उनके पीछे ही खड़े हो जाते हैं, उन्हीं को ही सपोर्ट करने का काम करते हैं। और रजा पहलवी का प्रो इजराइल स्टांस उनकी क्रेडिबिलिटी ईरान के अंदर और भी ज्यादा कमजोर कर देता है। ऊपर से 45 साल से वो एग्जाइल में रह रहे हैं। रजा पहलवी के पास ईरान के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल या ग्राउंड लेवल सपोर्ट सिस्टम बचा ही नहीं है। तो अगर वो वापस आ भी जाते हैं ईरान के अंदर, तो उनका ईरान को कंट्रोल कर पाना वेस्टर्न सपोर्ट के बिना लगभग इंपॉसिबल ही मेरे को लगता है। हाँ, एक स्लिम चांस है कि सब कुछ परफेक्टली प्लान के मुताबिक हो जाए और रजा पहलवी ईरान को डेमोक्रेसी की तरफ ले भी जाएं, लेकिन उतना ही स्ट्रॉन्ग चांस यह है कि अयतुल्ला अली खमेनेई के बाद जो नया सुप्रीम लीडर आएगा वो और भी ज्यादा हार्डलाइन ये ईरान के अंदर हो जाएगा। और ईरानियन पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो खमेनेई न्यूक्लियर इशू पर कंपैरेटिवली मॉडरेट माने जाते हैं। उन्होंने कई बार न्यूक्लियर वेपन्स को इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट बताया है और 2015 का ईरान न्यूक्लियर डील जो था वो JCPOA, उसको सपोर्ट भी खमेनेई ने किया था। जब ईरान के अंदर कई हार्ड लाइनर जो है वो डायरेक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की बात कर रहे हैं, तब हमको अयतुल्ला अली खमेनेई थोड़े से मॉडरेट दिखाई देते हैं। पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि अयतुल्ला अली खमेनेई जो हैं वो ईरान के लिए एक बहुत ग्रेट लीडर हैं, जो ईरान को काफी ज्यादा तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अगर तरक्की की तरफ लेकर जा रहे होते तो ये जंग होती ही नहीं। तो हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि उनके बाद अगर कोई लीडर आया और वो और ज्यादा एक्सट्रीम हुआ तब क्या होगा। शायद वो ओपनली न्यूक्लियर बम बनाने के फेवर में हो जाए, जिससे खमेनेई ने अब तक इस्लामिक लॉ के नाम पर रोक लगाकर रखी हुई है। और दूसरी तरफ अगर अयतुल्ला की रिजीम कोलैप्स करती है तो ईरान सिर्फ डिक्टेटरशिप लूज नहीं करेगा, बल्कि शायद पूरा स्टेट सिस्टम ही ईरान का बिखर जाएगा। ईरान के अंदर सिविल वॉर भी तो शुरू हो सकती है, और अगर सिविल वॉर शुरू हो गई ईरान के अंदर, तब तो एक और सीरिया, एक और सुदान, एक और यमन, ये सब कुछ दोबारा ईरान के अंदर रिपीट हो सकता है। या फिर अगर हम इसका एक अच्छा एग्जांपल लें तो इराक 2.0 यहाँ पर आ सकता है। ऐसी डिस्टेबलाइजेशन कंडीशन जो है वो यहाँ पर पैदा हो सकती है। एक शैटर्ड ईरान जिसमें ऑर्डिनरी लोग सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करें और पूरी रीजन इंस्टेबिलिटी के एज पर चली जाए, ये भी दुनिया नहीं चाहती है। तो दोस्तों, सवाल ये है
क्या हम एक डिक्टेटर को हटाने के चक्कर में पूरा देश बर्बाद करना चाहते हैं, या अमेरिका पूरा देश बर्बाद करना चाहता है ईरान का? ईरान के अयतुल्ला पॉपुलर नहीं है, चलो मान लिया हमने, ये बात सच है, चलो मान लिया हमने, लेकिन उनके जाने के बाद कौन आएगा? और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो और भी ज्यादा खतरनाक होगा, तब अमेरिका, तब इजराइल क्या करेगा? क्योंकि आप एक बार रेवोल्यूशन को दबा सकते हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल के लिए दबा सकते हो, पर आखिरकार ईरानियन रेवोल्यूशन दोबारा भी तो उठ खड़ी हो सकती है, और जब कोई रेवोल्यूशन दोबारा उठ खड़ी होती है तो वो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। कभी कभी एक बुरा सिस्टम तोड़ना आसान होता है, लेकिन उसके बाद जो खाली जगह बनती है उसमें कयोस घुस जाता है, उसके अंदर हलचल मच जाती है। इसलिए रिजीम चेंज सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि एक गैम्बल है, एक जुआ है, जिसका नतीजा इस पूरे रीजन को स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी दे सकता है, या कह लीजिए पूरी तरीके से बर्बाद भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।